मेरा नाम सुजाता है। 1 महीने पहले मेरा गांव से रिश्ता आया था। मेरे घर वाले मेरी शादी वहां पर करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है और शरीफ है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। भले ही वो गांव में रहता है, मगर नौकरी तो शहर में ही करता है। अगर बेटी को अपने मायके आने की ज़रूरत पड़ी तो वो आराम से आ सकती है। मेरे मम्मी पापा जब लड़के की फैमिली से मिले तो उन्हें लड़के की फैमिली बहुत पसंद आई थी, और लड़के वालों ने भी मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। इस तरह मेरा रिश्ता गांव में तय हो गया था। मैं किसी को पसंद नहीं करती थी, इसलिए मेरे घर वाले मेरी शादी जिस तरह से करवा रहे थे, मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार थी। और फिर फाइनली मेरी शादी भी हो गई। मैं जब अपनी ससुराल आई तो मेरे ससुराल की जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मेरी एक बड़ी जेठानी थी और एक छोटा देवर था। मेरा पति अपने एक बड़े भाई से छोटा था और अपने एक छोटे भाई से बड़ा था, और मेरी एक ही कुंवारी नौजवान थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मेरे देवर की भी अभी शादी नहीं हुई थी। इस घर में सब लोगों का एक जगह ही खाना बनता था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी और मुझे अपनी जेठानी बहुत पसंद थी। सास ससुर तो ऐसे थे जैसे नॉर्मल सास ससुर होते हैं और अपनी बहुओं के साथ बिहेव करते हैं। शुरू शुरू में हर सास बहू के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद सास के दिल से बहुएं उतरने लगती। मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। इस घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मेरा पति ही था, जो एक अच्छी नौकरी करता था, जबकि मेरा देवर तो बिल्कुल आवारा था। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर आवारागर्दी करता रहता था। उसे इस घर में कोई रोक टोकने वाला नहीं था। हर कोई यही कहता था कि वो सबसे छोटा होने की वजह से लाडला है और सब उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर लाडला होने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम उस इंसान को बिगाड़ कर ही रख दें। प्यार की एक अपनी जगह होता है, और किसी भी औलाद को समझा कर रखना और उसे अच्छे संस्कार देना, ये भी माता पिता की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बच्चा सबसे छोटा है और लाडला है तो उसकी परवरिश अच्छे ना की जाए, उसकी अच्छी बुरी बात पर ध्यान ना दिया जाए और जैसा वो करे उसे रोक करने दिया जाए। मेरा देवर बहुत बिगड़ा हुआ था। ऐसे ही उसके दोस्त भी थे जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रखा था। हमेशा इंसान गलत लोगों के संगत में आकर ही बिगड़ता है। जब मेरी शादी हुई और मेरे ससुराल वाले बारात लेकर हमारे घर आए थे तो मेरे मायके की जो लड़कियां थी, मेरा देवर और उसके दोस्त उन लड़कियों को भी छेड़ रहे थे। शादी के समय तो मैंने ये बात बर्दाश्त कर ली थी, लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा देवर हमेशा से ही ऐसी हरकतें करता है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे हमेशा घर के सारे ही लोग यही समझाया करते थे कि वो सबसे छोटा है और लाडला है, इसलिए उसे छोटी छोटी बातों पर रोक टोक कभी मत करना। मेरा देवर इतना भी छोटा नहीं था, हट्टा कट्टा जवान था। वो चाहता तो कोई नौकरी कर सकता था या फिर पढ़ाई लिखाई भी कर सकता था, मगर मेरे सास ससुर ने ना तो उसे कभी स्कूल भेजा था और ना ही वो उसे कुछ भी गलत करने से रोकते थे। मैं तो अपने देवर से कोई बातचीत भी नहीं करती थी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे जेठ गांव के ही एक सरकारी स्कूल में मामूली सी चपरासी की नौकरी किया करते थे, और जो पैसे उन्हें मिलते थे वो अपने माँ पिता के हाथ पर लाकर रख देते थे। मेरी जिठानी बहुत परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि मेरे जेठ अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को कभी समझते ही नहीं थे। उन्हें तो बस इतना पता होता था कि जितने पैसे उन्हें कमाने हैं वो सारे ही पैसे उन्हें अपने पिता के हाथ पर लाकर रखने हैं, और वो ऐसा ही किया करते थे। इस वजह से मेरी जिठानी की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। या तो मेरे ससुर जी को चाहिए था कि वो अपने बड़े बेटे की कमाई से थोड़े से पैसे निकाल कर उसे भी दे दे। आखिर उनका भी परिवार है, उनकी पत्नी है और उसका एक 7 साल का बेटा भी था। सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी मेरी जिठानी हर चीज़ के लिए तरसती थी। मगर मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी। मेरा पति भी अपनी सैलरी के जितने पैसे लाता था अपने माता पिता के हाथ पर रखता था, लेकिन उनमें से थोड़े से पैसे पहले ही वो निकाल कर अपने पास रख लिया करता था, ताकि मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। मेरा पति मुझे शहर में कई बार घुमाने भी ले गया था। मेरी एक जवान नंद थी, वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। ना तो कभी वो अपने भाइयों के बीच आकर बैठती थी और ना ही कभी उसे हम लोगों से कोई मतलब होता था। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। घर के सारे काम में और मेरी जेठानी ही करते थे। मेरी नंद जब देखती कि हम दोनों खाना बनाने में बिजी हो चुके हैं तो वो भी हमारा हाथ बटाने के लिए आ जाती थी। मेरी नंद देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी अपने मन में ठान लिया था कि मैं इसे अपनी भाभी बनाकर रहूँगी, और जब से मैं इस घर में आई थी तो वो मुझे और ज़्यादा पसंद आने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही शांत बिहेवियर की लड़की थी। मेरे भाई भी कुछ ऐसा ही था। भले ही मेरी नंद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एक समझदार लड़की थी। ससुर जी भी एक ठीक ठाक ही थे। वो ज़्यादातर अपनी पत्नी के कहने में ही रहते थे।
मेरे सास हम बहुओं पर हमेशा रोक टोक करती रहती थी। वैसे भी नॉर्मल सासें होती ही ऐसी हैं। हम लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मुझे जब अपने मायके जाना होता था तो मैं अपने पति के साथ उनके ऑफिस टाइम पर उनके साथ साथ निकल जाती थी, और फिर जब रात को वो घर आते थे तो मैं उनके साथ अपने ससुराल वापस आ जाती थी। मुझे ससुराल में खुश देखकर मेरे घर वाले भी मुझसे बहुत खुश थे और उन्हें सुकून था कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रह रही है। एक दिन हम लोग रात का खाना खा रहे थे। मेरा देवर काफ़ी दिनों से रात को बहुत लेट आ रहा था। मैंने अपने पति से कई बार अपने देवर की शिकायत की थी, क्योंकि रात के टाइम पर जब मेरा देवर दरवाज़ा बजाता था तो कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। नींद से जाकर मुझे ही दरवाज़ा खोलना पड़ता था और मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता था। मैंने अपने पति से जब उसकी शिकायत की थी तो मेरे पति को मेरी बात का बुरा लगा था। उन्होंने कहा था कि तुम अगर दरवाज़ा खोल देती हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी तुमने इसको बड़ी बना दिया है। एक दिन जब हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो अचानक हमें बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी। जब मेरे जेठ और मेरा पति दरवाजे पर देखने गए कि आखिर किस बात का शोर हो रहा है तो पता चला कि मेरा देवर किसी से झगड़ा करके आया है। उसका झगड़ा इतना बड़ा हुआ था कि उसके सर से खून बह रहा था। मेरा पति और मेरे जेठ दोनों ही उसको डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर से उसकी ड्रेसिंग करवाई। फिर जब वो लोग घर आए तो उससे झगड़े की वजह पूछी थी। मेरे देवर ने बताया था कि उसके एक दोस्त ने उसके पैसे चोरी कर लिए थे, इसलिए उसका अपने दोस्त के साथ ही झगड़ा हुआ था। ये बात उस समय तो जैसे तैसे रफा दफा हो गई थी। अगले दिन जब मैं पड़ोस वाली आंटी के घर गई तो मुझे अपने देवर की एक नई हकीकत के बारे में पता चला था। मैं वहाँ पर इसलिए गई थी क्योंकि पड़ोस वाली आंटी की छत और हमारी छत एक दूसरे से मिली हुई थी। मैंने छत पर अपनी साड़ी सुखाने के लिए डाली थी, जो कि हवा के झोंके से पड़ोस वाली आंटी की तरफ जाकर गिर गई थी। मैं उनके घर से वही लेने के लिए गई थी। साड़ी लेने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बातें करने के लिए बिठा लिया था और कहा था कि कभी कभी हमारे घर भी आ जाया करो। वो इतनी मोहब्बत से बात कर रही थी तो मैं इसलिए उनके पास थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई थी। उनकी बेटी मेरे लिए चाय भी बना कर ले आई थी। इस तरह हम लोग चाय पीते पीते बातें कर रहे थे जब उन्होंने बातों ही बातों में मुझे रात वाले हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे देवर का किसी से झगड़ा हो गया था। मैंने कहा, जी वो बस उसके दोस्त ने उसके पैसे चोरी कर लिए थे। इस बात पर उन दोनों के बीच बहस हो गई और उसके दोस्त ने ईंट उठाकर उसके सर पर मार दी, जिसकी वजह से उसके सिर से खून बह रहा था। मेरी बात सुनकर पड़ोस वाली आंटी हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी शादी को अभी कुछ समय हुआ है, इसलिए तुम अभी अपने देवर के बारे में कुछ नहीं जानती हो। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे देवर के दोस्त से उसका झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि पीछे वाली गली में जो लड़की रहती है उसके भाई से झगड़ा हुआ था। उसके भाई ने ही ईंट उठाकर तुम्हारे देवर के सर पर मारी थी, क्योंकि तुम्हारा देवर उसकी बहन को छेड़ रहा था। आंटी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। क्या मेरा देवर ऐसा था? मुझे तो अपने देवर के बारे में उनसे ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे शर्म नहीं आई थी दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ते हुए। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि उसके घर में भी उसकी एक जवान बहन बैठी हुई है। अगर कोई उसकी बहन को छेड़ेगा तो उसे कैसा लगेगा? आंटी के घर से तो मैं शर्मिंदा होती हुई आ गई थी, लेकिन मैंने देखा था कि मेरी सास अपने बेटे को बहुत प्यार कर रही थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी। इस तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा था जैसे उसका किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो। मैं जब घर आई तो मैंने इस बारे में अपनी जेठानी को बताया था, तो मेरी जेठानी कहने लगी कि उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक बताया, हमारा देवर ऐसा ही है। मैंने अपनी जेठानी से कहा, जब आप भी उसके बारे में सब कुछ जानती हैं तो फिर आपने सास से कभी शिकायत करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो मेरी जेठानी कहने लगी कि कौन उसकी टेंशन अपने दिमाग पर सवार करेगा? तुम नहीं जानती हो कि ये लोग उसे बच्चा समझते हैं, मगर सबको ये नहीं पता कि ये बच्चा बाहर कितने गुल खिलाता है। मेरी जेठानी ने कहा कि इस घर में चाहे जो हो जाए, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहने वाली हूँ। ये कहकर मेरी जेठानी खामोश हो गई थी, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर कोई अपने ही बारे में सोचता है। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मेरा देवर कभी कोई कांड करता तो कभी कोई कांड करता था। मैंने कई बार अपनी सास से कहा था कि आप अपने छोटे बेटे पर ध्यान दिया करो, अब वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बच्चा नहीं है, सारा दिन आवारागर्दी करता फिरता है। उसे कोई काम सिखाइए, किसी काम पर भेजिए ताकि वो कुछ पैसे कमा कर ला सके। इस तरह से तो कोई उसे अपनी बेटी भी नहीं देगा। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप लोग उसे बच्चा समझते रहेंगे? मेरी इस बात पर मेरी सास ने मेरी शिकायत मेरे पति से लगा दी थी
और कहा था कि तुम्हारी पत्नी को हमेशा मेरा छोटा बेटा खलता रहता है। मेरे पति ने भी मुझे डांटा था कि आखिर तुम्हें मेरे भाई से क्या प्रॉब्लम है, वो जो करता है उसे करने दो, तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। मैं जानता हूँ कि अभी वो गैर जिम्मेदार है, हम लोग उसकी शादी कर देंगे तो उसे ज़िम्मेदारी की समझ आ जाएगी। अब मुझे ही देख लो, शादी से पहले मैं बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं था। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है हर एक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझने लगा हूँ। मैंने अपने पति की इस बात पर उसे जवाब दिया था कि कभी भी अपने भाई की शादी करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम्हारा भाई एक आवारा टाइप का लड़का है और ऐसे लड़कों की शादी तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक वो सुधर ना जाए। शादी करने के बाद तुम्हारे भाई की ज़िंदगी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उस लड़की के बारे में सोचो जिसके साथ उसकी शादी होगी, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो सकती है। मेरी इस बात पर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, तुम्हें हमारे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी को देखा है, किसी भी बात में नहीं बोलती, हमेशा खामोश रहती हैं। और एक तुम हो कि घर के हर मामले में टांग अड़ाती हो। लोग सही कहते हैं कि शहर की लड़कियां ज़ुबान चलाने में बहुत माहिर होती हैं, तुम बिल्कुल ऐसी ही हो। अपने पति की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि आखिर मेरे पति को क्या हो गया है। मेरे देवर के बारे में तो इस घर में कोई भी उसके लिए कुछ गलत सुन ही नहीं सकता था। न जाने लोग उस पर इतना विश्वास क्यों करते थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे जब एक दिन हम पर हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि हैरान होने वाली बात ही थी। मेरे जिस देवर को मेरे सारे ही ससुराल वाले बच्चा समझते थे, वो अपनी मर्जी से शादी करके एक लड़की को हमारे घर ले आया था। उसको इस तरह से अचानक शादी करते हुए देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। हालांकि इस बात पर मेरे सास ससुर अपने बेटे से बहुत नाराज़ हुए थे कि उसने किसी को भी बिना बताए शादी कैसे कर ली। और तो और ये लड़की कौन है जिसे वो इस घर में लेकर आया है। मेरे देवर ने कहा था कि अब ये मेरी पत्नी है और ये यहीं पर रहेगी। घर के सारे ही लोगों ने मेरे देवर की पत्नी को एक्सेप्ट तो कर लिया था, क्योंकि वो इस अनजान लड़की को कोर्ट मैरिज करने के बाद ही इस घर में लेकर आया था। इसलिए अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन जिस लड़की के साथ मेरे देवर ने शादी की थी वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि शक्ल से ही वो लड़की चालाक और बड़ी शातिर लग रही थी। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि मेरे देवर को इस तरह शादी करते हुए शर्म नहीं आई, जबकि उसकी जवान बहन घर में बैठी हुई थी। सब लोगों ने इसलिए मेरे देवर की पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया था। शायद अब उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा और अब वो अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ घुलना मिलना भी बंद कर देगा। और फिर ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मेरा देवर कुछ जिम्मेदार बनता गया और मेरे बड़े जेठ के साथ काम पर जाने लगा। इस तरह मेरी देवरानी, जिसको घर में पहले किसी ने पसंद नहीं किया था, धीरे धीरे वो मेरी सास की फेवरेट बन गई थी। बेटा तो वैसे भी उनका फेवरेट ही था, अब वो अपनी छोटी बहू के भी गुण गाने लगी थी। मेरी देवरानी ने अपने चालाकपन से घर के सारे मर्दों के साथ साथ मेरे सास ससुर को भी अपने वश में कर लिया था। मेरी जिठानी और मुझे तो जैसे घर में कोई घास ही नहीं डालता था। और मेरी देवरानी इस घर में हर एक की फेवरेट बन गई थी। अब घर में उसकी ही बात सबसे ज़्यादा मानी जाती थी और उसने घर का सारा कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया था, जो कि पहले मेरी सास के हाथ में था। अब पूरे घर पर मेरी देवरानी का ही राज था। उसी की चालाकी थी जो हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। वो सबके सामने अच्छा बनने के लिए मीठी मीठी बातें किया करती थी। हम दोनों बहुएं घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी इस घर में कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरा पति भी हर बात में मेरी देवरानी को आगे देखना चाहता था। अगर मैं उनसे कभी कुछ कह भी देती तो वो मुझ पर नाराज़ होने लगते थे। समझ नहीं आ रहा था कि इस देवरानी ने किस तरह से सब लोगों के दिलों पर अपना कब्जा कर लिया है। एक बात मुझे अपनी देवरानी की बड़ी ही अजीब लग गई थी। वो ये बात थी कि जब भी कोई उसके मायके वालों के बारे में उससे कोई सवाल करता था तो वो घबरा जाती थी। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो बात को बदल दिया करती थी। मैंने भी कई बार अपने मायके जाकर अपनी देवरानी की हरकतों के बारे में जब अपने मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी कहती थी कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी देवरानी के आगे पीछे कोई नहीं है, या तो वो कोई लावारिस या अनाथ लड़की है या फिर कोई बाजारू लड़की भी हो सकती है। ऐसा ही मुझे भी लगता था, या तो मेरी देवरानी अपने घर से भागी हुई थी या फिर वो किसी बाजार की औरत है, क्योंकि एक तो उसकी चाल ढाल और उसके लक्षण संस्कारी औरतों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और दूसरा उससे हमेशा एक ही औरत मिलने के लिए आया करती थी। ये औरत बड़ी अजीब सी थी। मेरी देवरानी उसे अपनी दोस्त बताती थी ये, और मुझे कुछ अजीब सी लगा करती थी और मुझे इसका अपने घर में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये जब हमारे घर आती थी तो हर किसी के कमरे में ताका झांकी करती थी और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
मैं जब इस बारे में अपने पति से शिकायत करती थी तो मेरा पति कहता कि घर आए मेहमान के बारे में ऐसी बात नहीं करते, अगर कोई तुम्हारे कमरे में झांक रहा है तो उसके बारे में ऐसे नहीं कहते। मेरा पति तो पूरी तरह से बदल कर रह गया। जब यही हाल मेरे जेठ का भी था। मेरे जेठ हमेशा ही मेरी देवरानी को की बहुत तारीफ़ किया करते थे, जैसे कि मेरे पति करते थे। घर के सारे मर्दों को तो जैसे मेरी देवरानी ने अपने काबू में कर लिया था। मेरा सिक्स सेंस कहता था कि ये औरत ठीक नहीं है और इसकी जो दोस्त हमारे घर पर आती है वो भी मुझे ठीक नहीं लगती थी। जब भी मेरी देवरानी की दोस्त हमारे घर पर आती थी बिना खाए नहीं जाती थी और न जाने मेरी देवरानी और वो औरत आपस में क्या बातें करती थी। बंद कमरे में 2-3 घंटे से पहले नहीं निकलती थी। कमरे के अंदर उनकी खुसर पुसर की आवाज़ आती रहती थी। और एक चीज़ थी जो मैंने अपनी देवरानी की दोस्त के अंदर नोटिस की थी। अब ये पता नहीं मेरा वहम था या फिर किसी खतरे की निशानी थी। वो मेरी नंद को बड़ी गौर गौर से देखती थी। मैंने उस औरत को कई बार अपनी नंद के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। और जब मेरी नंद हम लोगों के बीच बैठी होती थी और अचानक से मेरी देवरानी की दोस्त आ जाती थी तो वो बड़ी गौर गौर से मेरी नंद को देखती थी। फ़िलहाल वो मेरी देवरानी की दोस्त थी और हम सारे घर वालों पर तो जैसे मेरी देवरानी का ही हुक्म चलता था, इसलिए हम में से कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। मेरी तो इस घर में कोई सुनने वाला ही नहीं था, इसलिए जो यहाँ हो रहा था मैं वो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी। मगर जब ये औरत मेरी नंद के कमरे में जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरी नंद जवान थी और बहुत मासूम थी। वो बेचारी तो कभी किसी से तेज़ आवाज़ में भी बात नहीं करती थी। और ये जो औरत मेरी देवरानी की दोस्त थी, उसकी तो आवाज़ ही इतनी तेज़ थी कि बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी से झगड़ा कर रही है। एक दिन जब ये हमारे घर आई तो मेरी नंद के कमरे में जाकर बैठ गई थी और काफ़ी देर तक मेरी नंद से बातें करती रहती थी। थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे घर से चली गई तो मैं अपनी नंद के कमरे में गई और उससे पूछने लगी कि ये तुमसे क्या बात करती है। दोस्त तो ये देवरानी की है, मगर जब भी घर में आती है तो तुमसे भी बातचीत ज़रूर करती है। मेरी बात पर मेरी नंद कहने लगी कि भाभी बस ये हमेशा से मेरे कमरे में बैठ जाती है और कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा शादी करने का मन नहीं करता, ऊपर वाला तुम्हें अच्छा पति देगा। मेरी नंद कहने लगी कि मुझे तो उसकी बातों की कुछ समझ ही नहीं आती, मैं तो बस खामोशी से उनकी बातें सुनती रहती हूँ। उसे जो कहना होता है वो खुद ही कहती रहती है और मेरे कमरे से फिर चली जाती है। मैंने अपनी नंद से कहा कि फिर भी वो बहुत शातिर और चालाक लगती है, तुम उससे बचकर रहना। मेरी नंद कहने लगी कि जी भाभी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी नंद ऐसी ही थी, उसको जैसा समझाया जाता था वो आसानी से समझ जाती थी। वो बेचारी इतनी सिंपल और भोली थी कि किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी, हमेशा उसे अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उससे अपने काम करवाया करती थी। घर के हालात इसी तरह से चल रहे थे कि अचानक मेरे पति के मामा जी की यहाँ शादी आई। मेरे पति के मामा का घर शहर में था और वहाँ पर शादी में जाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने जब हमें इनविटेशन दिया था तो हम लोगों से कहा था कि शादी में सबको ज़रूर जाना है। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौके में मैं नहीं जानती थी कि हमारे घर में एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिस दिन हम लोग शादी में जाने वाले थे उस दिन अचानक मेरी नंद की तबीयत ख़राब हो गई। उसको बहुत तेज़ बुखार था, इसलिए वो घर पर ही रुक गई, हमारे साथ नहीं चल सकी। हम घर की बहुएं थे, हमारा शादी में जाना बहुत ज़रूरी था। मेरी सास कहने लगी कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर में रुक जाती हूँ, तुम लोग शादी में चले जाओ। जिस पर मेरी देवरानी ज़बरदस्ती मेरी सास को ले गई। वैसे भी वो मेरी सास की फेवरेट थी और मेरी सास उसकी हर बात को मानती थी। उसने कहा कि मम्मी जी आप मेरी खातिर शादी में चलो, क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। दोनों भाभियाँ तो वैसे भी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती हैं। मैं अगर शादी में अकेली जाऊँगी तो किस तरह सबको पहचानूँगी। मैं शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। अपनी देवरानी की इस बात पर मैं अपनी जेठानी का चेहरा देख रही थी, जिस पर मेरी जेठानी ने भी मुँह बिगाड़ लिया था, क्योंकि मेरी देवरानी हमेशा हम दोनों बहुओं को सास के आगे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ज़बरदस्ती मेरी देवरानी ज़ोर देकर मेरी सास को अपने साथ ले गई। सुबह के टाइम हम लोग शहर जाने के लिए निकले थे। रात को जब शादी संपन्न हुई तो हम अपने घर आ गए थे, लेकिन जैसे ही हम घर पर आए तो हम सब लोगों के होश उड़कर रह गए थे, क्योंकि मेरी नंद घर में नहीं थी, वो घर से गायब हो चुकी थी। हमारे घर में तो रोना धोना शुरू हो गया था, चारों तरफ गम का माहौल छा गया था। मैं भी अपनी नंद के लिए बहुत परेशान हो रही थी और हैरान भी हो रही थी कि आखिर मेरी नंद कहाँ जा सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। दुख के इस मौके पर रही सही कसर मेरी देवरानी ने पूरी कर दी थी।
हमारा गम बांटने या लोगों को तसल्ली देने के बजाय उसने मेरी मासूम नंद के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया था। वो सबसे यही कह रही थी कि वो ज़रूर किसी के साथ भाग कर गई है, और मुझे हैरानी इस बात पर थी कि मेरी देवरानी की बात पर सबने यकीन भी कर लिया था। लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी नंद बहुत सीधी सादी लड़की थी। उसका किसी लड़के के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था, और ना ही वो बेचारी कभी घर से बाहर निकलती थी, तो फिर वो किसी के साथ कैसे भाग सकती थी। अब मैं खामोश नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती थी कि मेरी नंद गलत थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा था कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक मासूम लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए। तो मेरी देवरानी कहने लगी कि भाभी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार नीलम को किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। मैंने कहा उसके पास मोबाइल ही नहीं था, तो फिर वो किसी लड़के से कैसे बात कर सकती थी। तो फिर मेरी देवरानी कहने लगी कि मैं आपको अभी सबूत दिखाती हूँ कि उसके पास मोबाइल था या नहीं। मेरी देवरानी उसके कमरे से मोबाइल का सिम निकाल कर लाई थी। मैंने कहा आखिर ये कैसा सबूत है। तो मेरी देवरानी कहने लगी कि यही वो सिम है जिससे वो लड़के से बात किया करती थी, और अब जब वो भागी है तो सिम कमरे में ही छोड़ गई और अपना मोबाइल साथ ले गई। मेरी सास तो देवरानी की बात सुनकर अपना सर पीटने लगी थी और कहने लगी कि मैं अपनी जिस बेटी को इतना मासूम समझती थी वो इतनी चालाक निकलेगी, मैं नहीं जानती थी। मैं अपनी सास को समझाने की कोशिश करने लगी कि हमारी नीलम ऐसी नहीं है और ये झूठ बोल रही है। मैंने अपनी जेठानी से भी कहा कि भाभी आप बताओ नीलम कितनी सीधी लड़की है। तो मेरी जेठानी खामोश हो गई, क्योंकि इस घर में ऐसा ही होता था, कोई भी किसी का साथ नहीं देता था, सब अपना अपना देखते थे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं नीलम को बदनाम नहीं होने दूंगी। मेरी नंद गलत नहीं थी और ना ही उसने कुछ गलत किया है। घर के सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, एक मैं ही थी जो उसकी तरफ से बोल रही थी। मैंने अपने पति से कहा था कि मैं पुलिस में नीलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जा रही हूँ। जब मेरी देवरानी ने सब लोगों के सामने कहा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो इस तरह हम लोगों की और ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि पहले ही नीलम इस घर से भाग चुकी है। मेरे ससुर कहने लगे, बहू तुम खामोश रहो, हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे। पहले ही हमारी बेटी हमारे मुंह पर कलिक मलकर चली गई। हम नहीं चाहते कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाए। मुझे अपने ससुराल वालों पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि नीलम उनकी अपनी बेटी थी। वो अपनी बेटी पर भरोसा ना करके अपने घर की बहू पर ऐसे भरोसा कर रहे थे जैसे उसको सालों से जानते हैं, जबकि जिस बेटी को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था उसको तलाश करने की ये लोग कोशिश ही नहीं कर रहे थे। मुझे नीलम की फिक्र हो रही थी कि कहीं उस बेचारी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। मैं नीलम को तलाश करना चाहती थी, मगर सब लोगों ने मुझे नीलम को तलाश करने के लिए मना कर दिया था। मेरे पति ने तो कह दिया था कि अगर तुमने मेरी बहन को तलाश करने की कोशिश भी की तो मैं तो तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। घर का माहौल बहुत बुरा हो चुका था। मेरी देवरानी ने मेरी सास को मेरे खिलाफ भड़का दिया था। मेरी सास मुझसे हमेशा झगड़ा करने लगी थी। उधर मेरी जेठानी को भी मेरे खिलाफ ना जाने उसने कैसी कैसी बातें कही थी कि मेरी जेठानी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी। इस तरह हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच भी झगड़ा होने लगा था, और मेरी जेठानी कहती थी कि मैं इस घर से जा रही हूँ। जो बातें मैंने कभी अपनी जेठानी को नहीं बोली थी, मेरी देवरानी ने मेरा नाम लेकर मेरी जेठानी को बोल दी थी और कहा था कि ऐसा सब मैंने अपनी जेठानी के बारे में कहा था। मेरी देवरानी ने मेरी जेठानी से कहा था कि सुजाता भाभी आपके बारे में कहती है कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, जबकि मैं बहुत खूबसूरत और शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। न जाने मेरी जेठानी कैसे जलन रखती वाली औरत बन गई है। जब लड़ाई में मेरी जेठानी ने ये सारी बातें कही तो मुझे झटका सा लगा था कि मैंने तो अपनी जेठानी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस घर का हर एक मेंबर मेरे खिलाफ हो गया था। सब लोग चाहते थे कि मैं इस घर से निकल जाऊं, जबकि मैं सिर्फ अपने पति की वजह से ही इस घर में रुकी हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पति को समझाती रहती थी कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरी सास ने घर के सारे काम की जिम्मेदारी जेठानी और देवरानी को छोड़कर मेरे हिस्से कर दी थी और कहा था कि तुम हमारे घर का माहौल बिगाड़ना चाहती हो, इसलिए घर गृहस्थी अब तुम्हें ही संभालनी होगी। लेकिन मैं कुछ भी करके नीलम को तलाश करना चाहती थी। नीलम को गायब हुए 1 महीना गुजर चुका था। इस सब के बीच एक अजीब बात यह थी कि मेरी देवरानी की जो दोस्त हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पर आती रहती थी। जिस दिन से मेरी नंद गायब हुई थी उसने हमारे घर में कदम तक नहीं रखा था। न जाने उसने हमारे घर पर आना क्यों बंद कर दिया था।
मेरा पति मुझे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आया था। मैं अपने मायके तो आ गई थी, लेकिन वापस दूसरी बस में बैठकर खामोशी के साथ गांव वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे किसी को भी नहीं बताना था कि मैं गांव वापस आ गई हूँ। इस दौरान मैं अपनी नंद को तलाश करना चाहती थी। मैंने अपनी नंद की सारी दोस्तों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए थी कि क्या सच में मेरी नंद का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है और वो घर से गायब हो गई है। तो क्या वो सच में किसी लड़के के साथ ही गायब हुई है या फिर उसे किसी ने घर से अगवा किया है। मेरी नंद की गिनी चुनी 2 या 3 ही दोस्त थी और उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक दोस्त ने ये ज़रूर बताया था कि उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। इसका मतलब यह था कि वो सिम कार्ड जो मेरी देवरानी दिखा रही थी वो फर्जी सिम कार्ड था, क्योंकि उस समय मेरी देवरानी ने सबके सामने वो सिम कार्ड दिखाया था, जबकि उसके बाद वो सिम कार्ड उसने खुद ही गायब कर दिया था। मैं खुद ही खामोशी के साथ पुलिस में अपनी नंद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चली गई थी। लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वहाँ पर मेरी मुलाकात मेरे एक कॉलेज में पढ़ने वाले पुराने दोस्त के साथ हुई थी। वो हमारे गांव के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस इंस्पेक्टर था। उसका कहना था कि मैं तुम्हारी नंद को ढूंढने में तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा। इस तरह पुलिस की पूरी टीम मेरी नंद को तलाश करने में लग गई थी और मेरे ससुराल में कोई भी नहीं जानता था कि मैं अपने मायके में नहीं बल्कि इसी गांव में छुपी हुई हूँ और अपने ससुराल वालों से छुपकर अपनी नंद को तलाश कर रही थी। मुझे 2 दिन गुजर गए थे जब पुलिस के खबरियों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी नंद को हमारे ही गांव में बने कोठे पर देखा गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे कोठे के 2-3 आदमियों का फ़ोटो दिखाया था जो कुछ आरोप की वजह से अपनी थोड़ी बहुत सज़ा जेल में काट चुके थे। उनका रिकॉर्ड पहले से ही पुलिस के पास था। इनमें से मैं किसी को नहीं पहचानी, मगर एक लड़का ऐसा था जिसको मैं पहचान गई थी। वो मेरे देवर का दोस्त था। इसको मैंने एक बार देखा था जब मेरे देवर के सर में चोट लगी थी। ये लड़का मेरे देवर से हमारे घर पर मिलने के लिए आया था, लेकिन ये सोचकर मेरे होश उड़ गए थे कि क्या नीलम को कोठे पर भेजने में मेरे देवर का हाथ है। पुलिस ने कोठे पर छापा मारने के लिए मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था कि मैं वहां चलकर अपनी नंद को पहचान सकूं, क्योंकि कोठे पर तो बहुत सारी लड़कियां होती हैं। मैं जैसे ही पुलिस के साथ वहां पर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर पुलिस ने छापा मारने के दौरान जिन लोगों को अरेस्ट किया था वहां पर उनमें से एक औरत वो भी मौजूद थी जो मेरी देवरानी की दोस्त थी, और मेरी नंद भी मुझे कोठे पर मिल गई। पुलिस वालों ने इस सब को अरेस्ट करने के बाद उनकी खूब धुलाई की थी। मेरी नंद ने अपना बयान पुलिस को दे दिया था कि इन लोगों ने उसे घर से किडनैप किया था। इस तरह मेरी नंद के आरोपियों को तो सज़ा मिल गई थी, लेकिन असल आरोपी तो हमारे घर में छुपे बैठे थे। मेरी नंद ने बताया था कि उसे उसके घर से गायब करवाने में उसके भाई और भाभी का हाथ है। दरअसल मेरा देवर शुरू से ही बहुत बिगड़ा हुआ था और उसे कोठे पर जाने का बहुत शौक था। उसे मेरी देवरानी पसंद आ गई थी और मेरी देवरानी को भी मेरा देवर पसंद आ गया था। मेरा देवर उसे प्रपोज कर चुका था। मेरी देवरानी ने इस बात का फ़ायदा उठाया, क्योंकि अब वो कोठे की ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी और अपना घर बसाना चाहती थी। मगर कहते हैं कि चालाक इंसान हमेशा चालाक ही रहता है और अपनी चालाकी से अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। मेरी देवरानी ने हमारे घर में आकर उसके बीच रुकावट करने वाले लोगों की घर में कोई इज्जत नहीं बनने दी थी। मेरा देवर भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि हम दोनों बहुएं बहुत ज़्यादा समझदार हैं। घर में किसी को भी शक न हो जाए कि मेरी देवरानी कोठे से आई हुई है, इसलिए मेरी देवरानी ने सबका दिल जीत लिया। वैसे भी वो मर्दों का दिल लुभाने में बहुत माहिर थी, इसलिए मेरे ससुर, मेरा पति और मेरे जेठ हर कोई उसकी भाषा बोलता था और मेरी सास भी उसके जैसी हो गई थी। मेरी देवरानी अपने ससुराल में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन वो औरत जिसको मेरी देवरानी अपनी सहेली बताती थी वो उसकी सहेली नहीं थी, बल्कि इस कोठे की बाई थी और मेरी देवरानी की बहन थी। वो हमारे घर पर इसलिए आती थी ताकि उसकी बहन वापस कोठे पर आ जाए और अपना धंधा शुरू कर दे, क्योंकि मेरी देवरानी कोठे की शान थी और उसके ना होने की वजह से कस्टमर आना भी कम हो गए थे। मेरी देवरानी की बहन परेशान हो गई थी, तभी वो हमारे घर पर आकर मेरी देवरानी से कहती थी कि तुम वापस कोठे पर चलो और अपना धंधा शुरू करो। मगर मेरी देवरानी उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर जब उसके बहन की नज़र मेरी नंद पर पड़ी तो उसने मेरी देवरानी से कहा था कि अगर तुम वापस नहीं आना चाहती तो तुम अपनी नंद को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि वो कुंवारी भी है और बहुत खूबसूरत है। उसके हमें अच्छे खासे दाम मिलेंगे। इन दोनों बहनों ने मिलकर प्लान बनाया था और इस तरह जब हम लोग शादी में चले गए तो अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए मेरी नंद को घर से ही किडनैप करवा लिया और सबके दिल में ये यकीन डाल दिया था कि मेरी नंद किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। उसके लिए सबके दिल में यकीन डालना बहुत आसान था, क्योंकि वो पहले ही सबका भरोसा जीत चुकी थी।
मैं अपनी नंद को कोठे से तो बचा चुकी थी क्योंकि पुलिस ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। अब मैं उसे घर लेकर चली गई और मेरी नंद ने अपने मुंह से सब कुछ सबको सच सच बता दिया और ये भी बता दिया कि मेरा देवर इस बारे में सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरा देवर देवरानी को वापस कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो भी राज़ी हो गया था कि उसकी बहनी अगर कोठे पर चली जाएगी तो ठीक रहेगा। मेरे ससुराल वाले अभी भी मेरी नंद को डांट रहे थे। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी, मगर उसने बताया कि सब लोगों को जेल हो चुकी है और अब पुलिस भाभी को पकड़ने के लिए आ रही है। तो मेरी देवरानी के रोंगटे खड़े हो चुके थे क्योंकि मेरी नंद ने अपने भाई और भाभी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। उसके बाद मेरे देवर देवरानी ने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी सच्चाई सब लोगों के सामने खुलकर आ चुकी थी। मेरी नंद पिछले 1 महीने से अत्याचार का शिकार हो रही थी क्योंकि कोठे पर उससे धंधा करवाया जा रहा था और सबको लगता था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेरे तलाश करने पर मेरी नंद मिल चुकी थी, वरना मेरे ससुराल में तो कोई भी उसे तलाश करने के लिए तैयार ही नहीं था। नीलम बार बार मेरा एहसान मान रही थी और उसका कहना था कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी, लेकिन मेरे सास ससुर और घर के बाकी सारे लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ, तो उन्होंने खुद ही मेरी देवरानी और देवर को पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरे घर वालों ने मेरी नंद से माफ़ी मांगी थी और साथ ही साथ मुझसे भी माफ़ी मांगी थी, जिसने इस बात पर यकीन ही नहीं किया था कि मेरी नंद किसी के साथ भाग चुकी है, जबकि मैं शुरू से ही यही कह रही थी कि मेरी नंद को किडनैप किया गया है। ये हादसा हो जाने के बाद मेरी नंद अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोई थी, मगर फिर हम लोगों ने उसे तसल्ली दिलाई थी कि हम तुम्हारी शादी अच्छे परिवार में करेंगे, और फिर ऐसा ही हुआ था। मैंने अपनी नंद की शादी अपने भाई के साथ करवा दी थी। मेरे भाई ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। मेरी नंद मेरे भाई के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन मेरे ससुराल वाले आज भी इस बात पर शर्मिंदा होते हैं कि जिस लाडले बेटे को उन्होंने इतनी छूट दी थी, उसी लाडले बेटे ने अपनी सगी बहन के साथ इतना गलत किया था। आखिर हमारे समाज के रिश्तों को ये क्या हो चुका है कि कोई भी रिश्ते की कदर नहीं करता। मेरी देवरानी तो थी ही एक बाजारू औरत, इसलिए उसका दिमाग भी ऐसा ही था, मगर मेरा देवर तो ये समझ सकता था कि उसकी बहन कितनी मासूम है। मेरा देवर सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा और तो और अपनी पत्नी का साथ भी देता रहा। उसने अपने दोस्त को हमारे घर भेजकर अपनी बहन को किडनैप करवाया था। मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपने छोटे बच्चों से प्यार करें, मगर प्यार करते करते इतने अंधे ना हो जाए कि उनकी अच्छी बुरी हरकतों को समझने की कोशिश ही ना करें। मेरा पति भी संभल चुका है और मेरे जेठ जेठानी भी। अब हम लोग एक दूसरे की काफ़ी परवाह करते हैं और एक साथ साथ रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।